कक्षा नौवीं रिवीजन टेस्ट, कक्षा नौवीं रिवीजन टेस्ट, सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का रिवीजन टेस्ट, पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन इस प्रकार से मिलेगा कि तुमको सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान में बड़े बड़े आंसर क्वेश्चन लिखना पड़ता है और गाइड में छोटे छोटे दिए है ना। मैं टॉपर रह चुका हूँ सामाजिक विज्ञान में, 100 में से 99 नंबर रह चुके मेरे, है ना। इसलिए तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे आंसर बना रहा हूं कि कोई बना ही नहीं सकता। पूरा 100 में 100 नंबर मिलेंगे अगर तुम मेरी कॉपीज देख करके लिखते हो तो। इसलिए किसी भी आंडू पांडू की कॉपी देखने से अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति कॉपी देखो, है ना, जो तुमको 100 में 100 नंबर दिलवाए। तो देखो, खंड आ सही विकल्प चुनकर लिखिए। सन 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो देखो भाई, सक्रिय नागरिक का मतलब ये होता है कि फ्रांस में सक्रिय नागरिक उन नागरिकों को कहा गया, ऐसे नागरिक जो 25 वर्ष के ऊपर के थे लेकिन पुरुष सिर्फ केवल पुरुष थे। केवल क्या थे? पुरुष थे। ऐसे नागरिक जो 25 वर्ष के ऊपर के थे और सिर्फ क्या थे? पुरुष थे। तो जो नागरिक पुरुष थे, है ना, और जिनको मत देने का अधिकार था, जो वोट डालने में सक्षम थे, है ना, जिन्हें मत देने का अधिकार था, जो वोट दे सकते हैं, जो वोट डाल सकते थे, है ना, जो वोट डाल सकते थे, उन वोट डालने वाले को, उन मत देने वाले को क्या कहा गया? सक्रिय नागरिक कहा गया। मतलब जिनको मत देने का अधिकार था। और मत देने का अधिकार सिर्फ किसको था मालूम है? मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष से ज्यादा पुरुष को बस था। इसका इस विकल्प में पहला ऑप्शन पुरुष और महिलाएं आ गए वहां पर। तो महिलाओं को अधिकार नहीं था। महिलाओं को अधिकार था क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं था। केवल अधिकार किसको था? पुरुष को था। तो पहला ऑप्शन इसका नहीं आएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? जिन्हें मत देने का अधिकार था। और मत देने का अधिकार किसको था? 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले केवल पुरुष को अधिकार था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के चेक कर लेना बेटा, चेक कर लेना, बारीकी से पढ़ाया हूं। तो उसका बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर क्या आएगा? जिन्हें मत देने का अधिकार था। और मत देने का अधिकार किसको था? 25 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुषों का था। और ये जो ऑप्शन है कोई गाइड में नहीं मिलने वाला, ये बुक से बन करके आया है, बुक से बन करके आया, बुक में, है ना। बुक में आप फ्रांसीसी क्रांति देखोगे तो फ्रांसीसी क्रांति से बन करके आया है। सामाजिक विज्ञान के पूरा आंसर क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति से, पूरा आंसर क्वेश्चन बुक के अंदर से बन करके आया है। इसलिए पूरा बिल्कुल सटीक उत्तर लेकर के आऊंगा आप लोग के लिए, सटीक उत्तर। दूसरा है, यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। तो यूरोप जो था, यूरोप के जो रेडिकल समूह के लोग थे, वो लोग ये बोलते थे बहुमत पर आधारित शासन हो। बहुमत पर आधारित शासन का मतलब ये होता है कि भैया सभी लोग वोट डालेंगे और राजा का चुनाव करके लेकर के आएंगे। पहले क्या होता था कि भैया जो इंसान अमीर है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, सरकार देश का राजा वो बन जाता था और राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन रेडिकल समूह के लोगों ने बोले कि भैया सभी लोग वोट डालेंगे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो नहीं देखना है, सभी बहुमत मतलब सभी लोगों का मत, बहु मतलब सभी लोगों के मत के आधार पर शासन व्यवस्था चलेगी। अगला जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो होती है ना, कर्क रेखा जैसे कि भारत देश का आपका नक्शा होता है, उसके वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। अगला है आपका स्थायी पूंजी नहीं है। स्थायी पूंजी क्या है? स्थायी पूंजी किसको बोलते हैं? आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में भी आपने मशीन खरीदे तो वो मशीन आपको हमेशा काम आएगी, तो वो आपका स्थायी पूंजी हो गई। आपकी जमीन है, जमीन कहीं भग रही क्या नहीं भग रही, वो भी आपकी स्थायी पूंजी हो गई। लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल बोलते हैं, कच्चा माल आप आज लेकर के आओ कल खत्म हो जाएगा, इसलिए रॉ मटेरियल स्थायी पूंजी नहीं होती है। अगला है आपका सही जोड़ी बनाइए। ये डायरेक्ट यहां पर उत्तर दिए गए आपके। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है? शासन का ऐसा रूप है। लोकतंत्र किसको बोलेंगे? लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप होता है जिनमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता है। तो राजतंत्र पहले होता था राजा महाराजा, लेकिन अब आ गया लोकतंत्र। आज देश की जनता खुद वोट डालती है, देश की जनता खुद क्या करती है? वोट डालती है और खुद का राजा खुद चुन करके लेकर के आती है। भीमराव रामजी अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना। प्रारूप कमेटी क्या थे? ये अध्यक्ष थे। पूरा पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा तुम लोग को, चिंता मत करो। वार्षिक परीक्षा की तुम्हारी पूरी तैयारी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दूंगा। अगर तुमने उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लिए तो तुम वार्षिक परीक्षा में भी टॉपर बन जाओगे, है ना। मेरा काम तुमको खाली ये रिवीजन टेस्ट करवाना नहीं है, मैं तुमको 9वीं क्लास के वार्षिक तक बिल्कुल पूरा साथ दूंगा और वार्षिक तक तुमको पूरा A to Z पढ़ाऊंगा, है ना।
ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, जो तीनों ओर समुद्र से, उसको द्वीप बोलते हैं। जैसे भारत देश इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी समुद्र से घिरा है ना, तीनों ओर से घिरा, उसको अपन क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी वो क्या होती है? आपकी कंप्यूटर होती है। आगे के आपके पूरे बन रहे हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे बनेंगे, भले थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आंसर क्वेश्चन आपको कर रहे बना करके दूंगा, मजा आएगा बिल्कुल चेक करने वाले को भी। कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के रिवीजन टेस्ट का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको सही विकल्प और सही जोड़ी समझा दिया था, पूरी सत्य सत्य बता दिया था। अब इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को रिक्त स्थान की पूर्ति बताऊंगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मैं समझाते हुए आप लोग को बताऊंगा, बिल्कुल, है ना। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, चर्च द्वारा किसानों से वसूल किए जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आएगा दशमांश कर कहते थे। ये फ्रांस की बात है। फ्रांस में क्या होता था कि यदि किसी किसान ने 10 बोरा गेहूं उगाया तो 10 बोरे में से 1 बोरा गेहूं बाकी चर्च रख लिया करती थी, है ना। इस प्रकार किसानों से दशमांश, 10 भाग में से 1 अंश, 10 अंश में से 1 अंश दशमांश कर वसूल किया जाता था। दूसरा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? पूर्वी देशांतर मतलब कि इस पूर्व भारत देश का जो देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखा जो होती है पृथ्वी में ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो पूर्वी देशांतर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि आपको समझना है कि पूर्वी देशांतर क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, मैंने बहुत ही मजेदार तरीके से अपने इसी यूट्यूब चैनल भारती सर 9th में पढ़ा चुका हूं, है ना। और आप लोग बोलोगे तो फिर से आपकी डेली लाइव क्लास चला करके पढ़ा दूंगा। हर साल भारत में 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो हम लोग हर साल भारत देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन आजाद भारत का संविधान कब बना था? 26 जनवरी को बना था। उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चौथा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंग 2 लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, है ना। तो प्रति 1000 व्यक्ति में से महिलाएं कितनी है ना। प्रति 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिला है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, है ना। देखो अब प्रश्न 4 ये बोल रहा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल क्या होता है और दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना एक बुक का नाम है, कार्ल मार्क्स ने की थी। अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने की थी दास कैपिटल की रचना। अगला यहां पर तुम्हारा दूसरे नंबर का, भारत के उन द्वीप का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के द्वीप के नाम बताइए। मतलब प्रवाल भित्ति के जो द्वीप बने वो कौन कौन से? प्रवाल भित्ति मतलब एक भित्ति बनी चली जाती है पानी के अंदर ही और जमीन का टुकड़ा बाहर दिखने लग जाता है ना। तो भारत में ये जो भित्तियां है, मतलब प्रवाल भित्तियां, प्रवाल द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के नक्शा में मैं आपको बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, है ना। आपके जैसे रिवीजन टेस्ट हो खत्म होते हैं तुरंत अपन सामाजिक विज्ञान की डेली लाइव क्लास चालू कर देंगे, उसमें आपको पूरी सोशल साइंस में पढ़ा दूंगा, है ना। चिंता कोई बात नहीं बेटा, है ना। वार्षिक परीक्षा यदि आपको स्कूल में भी देना होगा तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप लोग आराम से बिल्कुल 100 में 100 नंबर ला लोगे। प्रवाल भित्तियां, है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मालवास आदि द्वीप समूह में पाई जाती है ना। इतने द्वीपों में पाई जाती है, ये सब बने होते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? आप लोग को पता है जैसे भारत देश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती है ना, उसी प्रकार जो दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पर गोरे और काले लोगों की लड़ाई होती है। गोरे लोग अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब जो होता है कि इनकी संख्या कम है ना। जैसे कि भारत देश में मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, ये अल्पसंख्यक होते हैं, है ना। जबरन की फालतू की लड़ाई लड़ते रहते हैं, है ना कि नहीं, है ना। उसी प्रकार वहां पर गोरे अल्पसंख्यक जो गोरे लोग होते थे, और दक्षिण अफ्रीका में और अश्वेत मतलब जो काले होते थे। अश्वेत मतलब कि जो गोरे नहीं होते थे, जो वहीं के मूल निवासी थे, वो बहुसंख्यक थे, है ना। तो बहुत सारे बहुसंख्यकों पर गोरे लोगों ने राज किया था। तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों को वहां पर टकराव होता था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। अगला,
पालमपुर गांव का कोई एक गैर कृषि क्रियाओं का नाम लिखिए। देखो, गैर कृषि क्रियाएं किन क्रियाओं को कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जैसे खेती करना हो गया, खेती बाड़ी करना हो गया, अनाज उगाने, कृषि क्रियाएं होती है। लेकिन गैर कृषि मतलब कृषि से हट करके, जैसे कि लोहार, बढ़ई, बीन निर्माण आदि कार्य पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं का हिस्सा है। अब सत्य असत्य बताना है आपको। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन समाजवादी थे। सत्य, सही बात है, वो सच में समाजवादी थे। कौन है ना? इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन जो थे वो समाजवादी थे और समाज सुधारक थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कौन? रॉबर्ट ओवेन। हाँ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, कभी आकर के देखना अमरकंटक, है ना? हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें अमरकंटक में आके देखना, बहुत ही अच्छा है। वहां पर आपको दुर्गा जी की पूजा करने को भी मिल जाएगी और बहुत शानदार बिल्कुल मंदिर भी वहां पर आप बहुत शानदार आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है आपका? अमरकंटक के सत्य है ना? अब लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम प्रावधान रहता है। असत्य, गलत बात है। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम प्रावधान नहीं रहता, है ना? बल्कि लोकतांत्रिक जो मतलब स्पेशल कोई शासन, अभी आपने किसी को वोट डाल के जीता तो वो स्पेशल वो व्यक्ति का नहीं चलती है, जबकि चलती किसकी है ना? जो अधिकार विधायिका को दिए जाते हैं, है ना, जो अधिकार कार्यपालिका को दिए जाते हैं, वो सब बात होती है। तो ये गलत है, असत्य है। काला बाजारी, काला बाजारी का मतलब जो होता है कि सामान की जबरन में स्टॉक करके रख लेना, क्या अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? होती है? नहीं, ये तो गलत काम है काला बाजारी। ये असत्य आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा? असत्य आएगा। अगला वीडियो बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल आंसर क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, है ना, जल्द ही मिल जाएगा। देखो, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट, है ना, इसमें मैंने आप लोग को विकल्प बता चुका हूं, है ना, मेरे चैनल पर वीडियो डल चुके हैं। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बता चुका हूं, अभी इसका तीसरा पार्ट है। इसके तीसरे पार्ट में हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे और ये बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किए गए हैं, है ना। और आपकी गाइड, आपकी किताब प्लस गूगल प्लस सब चीज का सहारा लिया गया है और आपके लिए सटीक उत्तर तैयार किए गए हैं ताकि आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सको। देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न 30 शब्दों में। प्रश्न छठवा का अथवा उत्तर। प्रश्न छठवा का अथवा देखिए, प्रश्न छठवा का अथवा का उत्तर है ये, है ना। क्वेश्चन यहां पर ये था आपका, खूनी रविवार क्या होता है? खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार पर टिप्पणी लिखिए। खूनी रविवार तो क्या हुआ था भैया? 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई। सोच करके देखो यार, एक जुलूस है वो कि शांतिपूर्वक जा रहा है ना, एक जुलूस निकला है, उधर से रूस की सेना आई और धड़ाधड़ छोटे छोटे मासूम बच्चे और उनकी बीवियों और मजदूरों सब पर गोलियां चलाई, उनको मौत के घाट उतार दी यार। उनकी कैसी रूह नहीं कांपी होगी, है ना। रविवार के दिन की बात थी, है ना। 22 जनवरी 1950 को गोलियां बरसाई जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। सोचो यार, हजारों लोग मर गए बेचारे। इस दिन चूंकि रविवार था इसीलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कितने सारे लोगों को मारा गया, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 ये बोल रहा है, आपका प्रश्न क्रमांक 7 ये था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े बड़े कौन कौन से देश है, ये क्वेश्चन था आपका, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि, है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो वो 7वां सबसे बड़ा क्या है? देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश निम्नलिखित है। रूस सबसे बड़ा होता है, रूस का एरिया सबसे बड़ा है। उससे छोटा कनाडा, उससे छोटा संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे छोटा होता है चीन से छोटा ब्राजील से छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ब्राजील से छोटा क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। क्वेश्चन 8 यहां पर ये बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। किसके बारे में? नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर नेल्सन मंडेला हेडिंग डालेंगे,
नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, है ना। होता क्या था कि जैसे भारत देश में जाति धर्म की लड़ाई होती है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, उसी प्रकार अफ्रीका जो है, अफ्रीका में काले व्यक्ति और गोरे व्यक्तियों की लड़ाई होती है। जो गोरे व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को महान समझते हैं और काले व्यक्ति को दबाने का प्रयास करते हैं, ना। ऐसा काले मतलब अश्वेत, है ना। तो अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? नेशनल मंडेला थे, है ना। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद मतलब वही गोरे और कालों का भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखातो के सिजवे अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रावण द्वीप के कारागार में बिताए। 27 साल जेल में रहे। कौन? नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, फिर भी हार नहीं मानी। और जो गोरे लोग अपने आप को महान समझते थे और अश्वेत का मतलब होता है जो गोरे नहीं होते, अश्वेत मतलब जो गोरे नहीं होते, उनको दबाने का प्रयास करते थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन सभी को गुलामी से आजाद करवाया। किसने? नेल्सन मंडेला ने। बहुत महान काम किया। कोयला खनिक में काम करना पड़ता है, कोयला खदान में इन्होंने 27 साल काम करे। ये आपके अति लघुत्तरी प्रश्न हो गए, है ना। अब लघुत्तरी प्रश्न भी आप इसमें देख लो। लघुत्तरी प्रश्न क्या है आपका? लघुत्तरी प्रश्न आपको 75 शब्दों में लिखना पड़ता है। कितने शब्दों में? 75 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है लघुत्तरीय प्रश्न, 75 शब्दों में। 9वां प्रश्न है आपका, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में कोई 3 अंतर क्या है? आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में 3 अंतर लिखना है। आर्थिक क्रिया मतलब कोई व्यक्ति काम कर रहा है और बदले में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो हो गई आर्थिक क्रिया। और कोई व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन बदले में उसको 1 भी रुपए नहीं मिल रहा, तो वो हो गई गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे कि आपके घर में आपकी जो मम्मी है, आपकी मम्मी घर का इतना सारा काम करती है ना, लेकिन बदले में उनको पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता, तो वो गैर आर्थिक क्रियाओं में काम कर रही है। और वहीं अगर आपकी मम्मी अगर टीचर होती है, फिर पुलिस वाली होती, भले वो कम काम करती लेकिन बदले में उनको पैसा मिलता है, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती। तो उत्तर डालेंगे आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर निम्नलिखित है। किसमें आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर निम्नलिखित है? देखो ये देखो आर्थिक क्रिया है मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है, मतलब जिससे पैसा मिल रहा है। काम करने के बाद क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है ना, या जो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती है, जिसको हम पैसे से, मुद्रा मतलब रुपए से माप सकते हैं, आर्थिक क्रिया कहलाती है ना। आ समझ में? अगला क्या है तुम्हारा? अगला तुम्हारा गैर आर्थिक क्रिया है ना। क्या है तुम्हारा? गैर आर्थिक क्रिया है। ये वाला लाइट चालू करो अनुज, है ना, जल्दी कर, चालू कर, अंधेरा आ रहा है यहाँ पे ना। गैर आर्थिक क्रिया है मनुष्य की वे सब क्रियाएं मतलब ऐसे काम जिनका संबंध धन से नहीं है, मतलब वो काम तो करेंगे लेकिन बदले में उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जिन्हें मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापा जा सकता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगला आर्थिक क्रिया का दूसरा पॉइंट, एक श्रमिक का मजदूर पर खेत में काम करना आर्थिक क्रिया कहलाता है। खेत में मजदूर काम करता है, बदले में उसको पैसा मिलता है, तो वो क्या कर रहा है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना, माँ के द्वारा किसकी देखभाल करना? पुत्र की देखभाल करना। पुत्र की देखभाल करने में उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो क्या होगी? गैर आर्थिक क्रिया हो गई वो। अगला शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना आर्थिक क्रिया। कोई टीचर यदि स्कूल में पढ़ा रहा है, बदले में सरकार उसको पेमेंट कर रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका आर्थिक क्रिया कहलाएगी। और अगला शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर पर पढ़ाना और गैर आर्थिक क्रिया। अगर शिक्षक यदि अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएगा तो बदले में पैसा मिलेगा कि वो खुद को पैसा देने से रहा, है ना, तो वो गैर आर्थिक क्रिया हो गई। अगला नर्स द्वारा अस्पताल के रोगियों की देखभाल करना आर्थिक क्रिया, क्योंकि बदले में पैसा मिलता है उसको। और विद्यार्थी द्वारा शाम को क्रिकेट खेलना क्या है? गैर आर्थिक क्रिया। अगर विद्यार्थी शाम को मजे के लिए क्रिकेट खेल रहा है, बदले में पैसा नहीं कमा पा रहा है, वो गैर आर्थिक क्रिया है। लेकिन जब विराट कोहली स्टेडियम पे क्रिकेट खेल रहा है, बदले में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया में आएगा। ये होता है आपका। दोस्तों इसके बाद का आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से बिल्कुल बनाया जा रहा
है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बन रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो को आने में समय लग रहा है बच्चों, है ना। आप घबराइए मत, पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा और ऐसा वीडियो मिलेगा कि आपको 100 में से 100 नंबर लेने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हो, आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं आपको पास करवाऊंगा, आपको टॉपर बनाऊंगा, आप लोग को पूरी गणित पढ़ाऊंगा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पूरे विषय पढ़ाऊंगा। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा आपके लिए। अब मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट का भाग 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग 9वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर पाओ, इसलिए हम आपके लिए रिवीजन टेस्ट लेकर के आए हैं। मैंने इसके पहले के 3 पार्ट में आपको सही विकल्प और प्रश्न क्रमांक 9 तक बता दिया था। इसमें हम प्रश्न 10 से देखेंगे। आपका प्रश्न 10 क्या है ना, जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न 10 का अधवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 10 का अधवा क्वेश्चन ये बोल रहा है, बांगर और खादर में कोई 3 अंतर लिखिए। आपको बांगर और खादर में कोई 3 अंतर लिखना है। उत्तर, बांगर और खादर में 3 अंतर निम्नलिखित है। 2 कॉलम बनाना है आपको, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। पहला 3 कॉलम में पहला कॉलम क्रमांक का रहेगा, दूसरा कॉलम बांगर का रहेगा और तीसरा कॉलम खादर का रहेगा। बांगर में आपको पहला पॉइंट लिखना है, पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं। खादर में क्या आएगा? बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। बांगर में दूसरा आएगा, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये बांगर ऊंचे होते हैं, इसलिए बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। और खादर, ये संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है, जो बाढ़ से तो पूरी तरह बाढ़ फैल जाती है। बांगर का तीसरा आएगा, बांगर के क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ों की बहुलता है, जिसमें आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होती है। खादर में क्या आएगा? खादर में आपका ये आएगा, खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपका बांगर में चौथा क्या आएगा? इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। अगला यहाँ पर खादर में आपको चौथा क्या आएगा? इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में होता है। कक्षा 9वीं की पूरी मटेरियल आपको पढ़ाया जा रहा है ना। हमसे अभी तक 9वीं क्लास के 25,000 बच्चे जुड़ चुके हैं और आप अच्छे तैयारी करो, इसलिए हम आपको 9वीं क्लास का पूरा मटेरियल, पूरे नकल, पूरे पेपर, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी गणित, समाज विज्ञान पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। अगर आप 9वीं क्लास में हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा का उत्तर है ना। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा, प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा ये बोल रहा है क्वेश्चन, संविधान सभा किसे कहते हैं लिखिए। संविधान सभा क्या होती है आपको यहाँ पर ये लिखना है। संविधान सभा मतलब जब भारत देश आजाद हुआ था, अंग्रेज लोग भारत देश छोड़ करके गए थे, तो उस समय भारत देश को किस प्रकार से चलाया जाए, कौन कौन से नियम कानून लेकर के आए जाए, है ना, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, देश का राजा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, नेता कौन होगा, विधायक कौन होगा, ये सब नियम कानून बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई, उसको हम संविधान सभा कहते हैं। अब समझ लो ये होता क्या संविधान सभा? वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए। ऐसी सभा जो देश का संविधान बना रही है, देश के नियम कायदे कानून बना रही है ना, तो उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। भारत का संविधान भी एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1947। भारत देश 1947 को आजाद हुआ और बैठक कब हुई? 1940 को हुई। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशन में 166 बैठक हुई। संविधान को बनने में, भारत देश का संविधान बनने में, है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और कुल 11 अधिवेशन में 166 बैठक हुई थी।
कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट, इसका भाग 5 है ना। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रश्न 11 तक के उत्तर बता चुका हूं। अब रिवीजन टेस्ट में हम प्रश्न 12 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा कितनी है, 120 शब्द है, 120 शब्द है। दोस्तों आपकी जो गाइड और आपकी जो किताब है उसमें 120 शब्दों के उत्तर नहीं दिए गए हैं। मैंने आप लोगों के लिए उत्तर गूगल की सहायता से, गाइड की सहायता से और बुक की सहायता से बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए शब्द सीमा के हिसाब से उत्तर तैयार किया हूं, ताकि आप लोग बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आओ। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए इतनी मेहनत की है ना। और 9वीं क्लास का पूरा मटेरियल डालता हूं। इसका 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस दिन क्या हुआ था कि भैया वहां के लोग बाग भड़क गए थे, है ना। और वहां के लोगों ने भड़क करके अपने राजा रानी को बिल्कुल मार दिया था। इसका क्या कारण था, क्यों फ्रांस के लोगों ने क्रांति की, क्यों फ्रांस के लोग बिल्कुल भड़क गए और उन्होंने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्यों करा। तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण आपको यहां पर देना है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण निम्नलिखित है। फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक कारण। पहला क्या है, सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का समाज प्रमुखता 3 भागों में बटा था। तो फ्रांस पूरा आप देश था, है ना, जो फ्रांस राष्ट्र था, वहां का समाज 3 भागों में बटा था। पहला पादरी वर्ग था, चर्च वाले पादरी वर्ग थे। दूसरा कुलीन या अभिजात, दूसरे कुलीन वर्ग था। और तीसरा साधारण वर्ग था। प्रथम वर्ग मतलब पादरी वर्ग में, प्रथम वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे, 1,30,000 पादरी थे। दूसरे कुलीन वर्ग में कितने थे, कुलीन वर्ग में आपके 4 लाख, कितने, 4 लाख लोग थे। कितने लोग थे, 4 लाख थे, 4 लाख लोग थे। ये दोनों वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग अपने आप को स्पेशल समझते थे कि हम भैया तोपची करके, है ना। और जो साधारण वर्ग था उन लोगों को ये दबाया करते थे, उन लोगों का ये अत्याचार करते थे। कौन, पादरी और कुलीन लोग, है ना। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। पादरी और कुलीन वर्ग को किसी प्रकार का कर नहीं लगता था, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता था। शासन के उच्च पद और सेना के उच्च पदों पर प्रायः इसी वर्ग की नियुक्ति की जाती थी। कुलीन वर्ग हो गए और पादरी वर्ग हो गए, यही लोग क्या करते थे, शासन के उच्च वर्गों पर नियुक्ति की जाती थी। फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग, जो फ्रांस देश था, फ्रांस की कुल टोटल भूमि का 40% भाग इन्हीं दोनों वर्गों के अधीन था। मतलब कि 40% पूरा का पूरी जमीन इन लोगों ने कब्जा ली थी। किन लोगों ने, पादरी और कुलीन लोगों ने। और इनकी संख्या बहुत कम थी, है ना। कुल वर्ग मुख्यतः लाभपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। ये पादरी और ये कुलीन लोग हो गए, अच्छा लाभपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, है ना। हाथ से काम करने से दोनों ही ग्रहण करते थे और दोनों हाथ से कोई काम नहीं करते थे। संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 5% भाग इस वर्ग के इतने अधिक महत्व और वर्चस्व के विरुद्ध शेष 95% भाग जो कि विरोध में था, उसका आगे चलकर क्रांति के रूप में फूटना स्वाभाविक था। मतलब 100% में से 95% लोग कौन थे, 100% में से 95% लोग साधारण वर्ग थे और 5% पादरी और कुलीन लोग थे। मतलब 100 लोगों में से 5 लोग ने बिल्कुल पूरे देश में कब्जा करके रख लिए और 95% लोग भूखे मर रहे बेचारे के लिए। इसको आप एग्जाम्पल में मान सकते हो कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से आपके लिए 100 चॉकलेट लेकर के आई और 95 चॉकलेट 5 लोग ने रख लिए और 5 चॉकलेट 95 लोग में बांट रहे हैं, तो 95 लोग को गुस्सा आएगा ना भैया। मतलब साधारण लोग की संख्या बहुत ज्यादा थी और इन लोग को कौन दबा रहे थे, ये पादरी और कुलीन लोग दबा रहे थे। इसीलिए मतलब कि साधारण वर्ग के लोग ने विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति यहाँ पर आरंभ हुई। इन लोग कहना यह था कि सभी लोग को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, सभी लोगों को एक समान रूप से देखा जाना चाहिए। अब दूसरा राजनीतिक कारण क्या था इसका, देखो राजनीतिक कारण, राजा की निरंकुशता। फ्रांस का शासक जो था वो लुई 16, उसका नाम क्या था, लुई 16 था। एक निरंकुश शासन था। निरंकुश मतलब कि उसके मन में जो आ रहा वो काम कर रहा, किसी को भी उठा ले रहा, किसी को भी अगवा कर ले रहा, लूट पाट कुछ भी कर रहा। यहाँ से राजा था साला, कोई काम का नहीं था, है ना। बेबला राजा था वो, कैसा था, बेबला राजा था। वह जिद्दी भी था और बुद्धिहीन भी था और सरकारी कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाला भी था। शासन के कार्यों में उसका मन नहीं लगता था, काम धंधा करता नहीं था, बिल्कुल अय्याश टाइप पड़ा रहता था। कौन, फ्रांस का राजा। शासन की समस्त शक्ति राजा के में केंद्रित थी, वह देवी अधिकारियों को सिद्धांत में आस्था रखता था। दूसरा, राष्ट्रीय सभा के अधिवेशनों को
ना बुलाना। 1614 के पश्चात से राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। अतः क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, अतः फ्रांस में, कहां पर, फ्रांस में सन 14 जुलाई 1789 को, कब, 14 जुलाई 1789 को बास्तील की घटना से शुरू हुआ राजा की निरंकुशता, दुर्व्यवस्था एवं कुशासन से फ्रांस की जनता उब चुकी थी। फ्रांस की जनता पगला गई थी कि ये हमारा राजा बिल्कुल कैसा झंडुल है, बिल्कुल, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी को फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस के तात्कालिक राजा लुई 16वां एवं रानी मेरी आंत को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां की जनता ने मौत की घाट उतार दी। इतना लिख देना, नंबर मिल जाएंगे आपको। अच्छा, 9वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट, है ना, इसके पूरे उत्तर बन रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। मैंने आप लोग को ये सब बता चुका हूँ, सही विकल्प खालिस्तान। अब इसके आगे का, है ना, प्रश्न क्रमांक 13 तक हो गया था हमारा, पिछले 5 वीडियो में 13, है ना। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से, 13 का अथवा ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कोई एक के बारे में टिप्पणी लिखो। तो यहाँ पर एक के बारे में आपको कोई टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिया उदारवादी, उदारवादी था, वहां पर उदारवादी हो गया। उदारवादी के ऊपर हमने टिप्पणी लिख रहा है। समाज परिवर्तनों के समर्थक में से एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। उदारवादी लोग ये चाहते थे कि जितने भी धर्म हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबको बराबर सम्मान मिले, धर्म की लड़ाई ना हो। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। जो लोग भैया राजा का बेटा राजा बन जाता था, ये लोग बोलते थे कि भैया वंश आधारित परंपरा यहाँ पर ना हो, बल्कि यहाँ पर क्या हो, बल्कि जो योग्य होगा वही व्यक्ति क्या बनेगा, राजा बनेगा, है ना। बाप को देख करके बेटा नहीं बनेगा, है ना। मतलब कि जो कभी कभी क्या होता है कि भैया राजा तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं वो बेकार निकल जाते हैं ना, इसलिए भैया ये विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी एक अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उदारवादी लोग ये बोलते थे कि सभी लोग वोट नहीं डालेंगे, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास जमीन है, वही व्यक्ति वोट डाल सकता है ना। हर व्यक्ति से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, ऐसा कौन बोलते थे, उदारवादी लोग बोलते थे। अब प्रश्न 14 ये बोल रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत के उत्तरी मैदान, आपने भारत देश का नक्शा देखे होंगे, उसमें मध्य प्रदेश के ऊपर का जो भाग होता है उसको भारत का उत्तरी मैदान कहते हैं। उस पर टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पर आपको आइए। उत्तर, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। निर्माण, अब उत्तरी मैदान बना कैसे, उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। ये मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, जब नदी बहती है ना तो बीच में गड्ढा हो जाता है और राइट साइड मिट्टी आकर के जमा हो जाती है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदी से कौन सा मैदान बना है, भारत का उत्तरी मैदान बना है। ये मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, मतलब कंकड़ मिट्टी आकर इकट्ठे हुए, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। अब विस्तार अभी कितना बड़ा है इसका विस्तार देखो। उत्तरी मैदान में कितना फैला ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है भैया। ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, सोचो 2400 किलोमीटर, है ना। तुम्हारे मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान में स्थित है ना। उत्तरी मैदान का ज्यादा भाग कहाँ पर, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है।
अब तीसरा उत्पादक क्षेत्र, ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते तथा गहन खेती के लिए आवश्यक होते हैं। चौथा है आकृतिक भिन्नता। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियां में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों के 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भावर के नाम से जाना जाता है ना। आप इस अच्छे से लिख लीजिए, है ना। सभी सरिताएं इस भावर पट्टिका में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदलित क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदिया के वाण वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी का मतलब ऐसा होता है कि जो इंसान पढ़े लिए लिखे लिए और घर पे नल्ले बैठे, काम धंधा कुछ है नहीं, है ना, इनको अपन क्या बोलेंगे? पढ़े लिखे तो है लेकिन ये कमा नहीं पा रहा है, इनको अपन क्या बोलेंगे? शिक्षित बेरोजगारी, है ना। शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए 3 सुझाव लिखिए। देखिए, आप लोग पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करके आप अपना दिमाग को बढ़ाइए, है ना। जरूरी नहीं कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब कि आप नौकरी करो। पढ़ाई आप सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे हो, और जिसको नौकरी करना, नौकरी भी कर सकते हैं। आपको कलेक्टर बनना, आप कलेक्टर की तैयारी करो, लेकिन भाई आपकी जब तक नौकरी नहीं लग रही तब तक आपको पैसा कमाने का कुछ ना कुछ साधन आपको बनाना पड़ेगा। घर पे खाली नहीं बैठना है ना। घर पर खाली बैठोगे तो देश पर आप बोझ बने जाओगे। तो शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के सुझाव कौन कौन से होते हैं? उत्तर, शिक्षित बेरोजगारी का आशय उस बेरोजगारी से है जिसमें रोजगार चाहने वाले व्यक्ति शिक्षित है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। भारत में शिक्षित, मैं आप लोग को अब समझा नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग को पेपर लिखना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के बता रहा हूं। जी, आप लोग को मुझसे पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, पूरे विषय पढ़ना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, अभी जैसे ही आपके 28 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है, उसके बाद से डेली आपकी लाइव क्लास चलना शुरू होने वाली है। डेली, है ना, डेली 1 घंटे 2 घंटे की आपको मैं डेली कोचिंग क्लास लूंगा, और कोचिंग क्लास पूरी यूट्यूब पर रहेगी, पूरी फ्री रहेगी, है ना। आपकी कोचिंग लगाऊंगा मैं यूट्यूब पर। मुझसे कोचिंग पढ़ना चाहते हो तो भैया यूट्यूब पर मैं आपको डेली एक निश्चित टाइम कर लूंगा, रात को 8 बजे या फिर सुबह 8 बजे या फिर दोपहर में 2 बजे, और अपन उस टाइम पे कोचिंग पढ़ेंगे। शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। दूसरा, एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवक में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। जो इंसान 12वीं पास होकर निकल जा रहे हैं और जॉब कर ले रहा है, वो लोग तो कमा ले रहा है, लेकिन जो इंसान भैया पीएचडी कर लिए, ये कर ली, वो कर लिए, उन लोग को छोटे काम करने में शर्म आती है और वो कुछ कमा भी नहीं पाते। अभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम मिल जाए वो काम करो। पढ़ाई कर रहे हो आप, अपने जीवन के विकास के लिए कर रहे हो ना। दूसरा, एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है। कई लोग ऐसे कि भैया उनको ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो उससे पैसा नहीं कमा पा रहे, है ना, तो ऐसे लोग भी फिर कुछ काम के नहीं है। तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी है। 5वां, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जब बेरोजगार रहेगा इंसान, घर में कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, तो जब काम धंधा नहीं करेगा तो भैया वो संसाधन की बर्बादी कर रहा है। जो भारत देश की जो मानव शक्ति है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए देश में रोजगार वाले युवक होने चाहिए। रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनो, है ना कि नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर ये है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, अब शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। पहला,
शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करो। देश में शिक्षा प्रणाली को, हाँ हो गया परिवर्तन। पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो लॉर्ड मैकाले की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस बार नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, है ना। अब जो शिक्षा नीति आई है वो रटाऊ पद्धति पर बिल्कुल नहीं है। आपकी जितनी भी समाज विज्ञान की 3 किताब आई है, नई नई जो बुक आई है ना, वो आप लोग का दिमाग बढ़ाएगी। हम तो पछताते हैं कि काश हम लोग ने एमपी बोर्ड की बुक से पढ़े थे, है ना। एनसीईआरटी बुक से हमने फिर बाद में पढ़े। आप लोग को एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए मिल रही है, यह आपका खुश सौभाग्य है। दूसरा, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्ष पूर्व अपनाई गई है और यह आज भी उसी रूप में है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इसमें व्यापक परिवर्तन किए जाने चाहिए, जिससे कि सैद्धांतिक बातों के साथ साथ व्यवहारिक बातों का भी ज्ञान हो। तीसरा है मनोवृत्ति में परिवर्तन। शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि सैद्धांतिक बातों के साथ साथ व्यवहारिक बातों का भी ज्ञान हो सके। 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न 16 ये बोल रहा है, गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए और क्या किया जा सकता है। देखो भैया, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, है ना, उसके अलावा भी कुछ हटके काम करें ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए। उसको अपन के बोलते गैर कृषि कार्य कहते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं अपन गाँव में गैर कृषि कार्य करने के लिए? उत्तर, गाँवों में और अधिक गैर कृषि कार्य करने के लिए, जैसे कि एक किसान है, उसकी खेत से आय कम हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, अपने खेत में एक डैम बना सकता है और डैम में ला करके वो मछली पाल सकता है और मछली पाल करके वो लाखों रुपए कमा सकता है। मधुमक्खी पाल सकता है, शहद का उत्पादन कर सकता है। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं ना। देखो, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। मतलब कि 100 में से 24 लोग ही मतलब कि दूसरे धंधे कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। दूसरा, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। तीसरा, लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को कैसे प्राप्त किया जाता था? तो वह अपनी ही बचत या फिर कर्ज लिया जाता था। आवश्यकता है कि ऋण ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य आरंभ कर सके। चौथा, गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं एवं सेवाएं बेची जा सके। नहीं तो आपको काम धंधा करते तो आ रहा है, आप लोग के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन आपको आपके टैलेंट की उचित कीमत नहीं मिल रही, तो आप क्यों मेहनत करोगे, है ना। 5वां, तो बाजार भी होना चाहिए कि जहां पर तुम अपनी सेवा को बेच सको। 5वां, जैसे जैसे ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, वैसे वैसे भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन की क्रियाएं के अवसर बढ़ेंगे। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 150 शब्द में देना है। बिल्कुल सिस्टमेटिक आपके लिए मैंने यहाँ पर बनाया हूँ कॉपी में। जो हमारे पास मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। ये पेज थोड़ा उड़ रहा है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 150 शब्द। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है? 17 का अथवा प्रश्न बोल रहा है, फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग के रूप में क्यों जाना जाता है? कारण लिखिए। जैसे अपना भारत देश है ना, उसी प्रकार एक फ्रांस देश है और फ्रांस देश में सन 1700 की बात है। अभी 2020 चल रहा है। 1700 मतलब लगभग वही 300 साल पहले की बात है। सन 1793 से 1794 तक का जो एक साल का समय है, उसको आतंक का युग बोला जा रहा है। क्यों बोल रहा है? देखो, इसका कारण क्या था, मैं आप लोग को समरी बताता हूं कि फ्रांस का जो राजा था ना, फ्रांस का राजा बहुत पागल हो गया था। तो राजा ने जनता को ऑर्डर क्या दिया, असलियत में हुआ था ये, वो राजा ने जनता को ऑर्डर दिया कि भैया अब सभी लोग एक जैसे, एक समान है, सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे, सभी लोग एक जैसी रोटी खाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सभी लोग एक दूसरे के एक जैसे सम्मान। और इतना उन्होंने जनता को बांध दिया था कि जनता परेशान हो गई थी, मजबूर। अब जिसके पास पैसा है भैया, उसको भी बांध देगी, तू अच्छी रोटी नहीं खाएगा, तू भी जो गरीब, जो मतलब कि जो सब कर रहे वही काम तुम भी करोगे। जनता बिल्कुल त्राही हो गई थी, है ना। तो फिर वो राजा की सुनवाई हुई और राजा को फिर गला काट दिया गया।
न्यायपालिका में। क्यों काट दी गला? क्योंकि राजा ने उटपटांग टाइप के नियम लेकर के आया था और राजा को राजा का सर किसने कलम किया था? जो रूस होता है। रूस बहुत बड़ा देश है, भारत से भी कई मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि बड़ा देश है। उस समय रूस का बोलबाला था। रूस ने बोला कि ये राजा गलत कर रहा है वहां की जनता के साथ, तो रूस ने वहां के राजा को उठाई और रातों रात बिल्कुल उसको सर कलम करवा दी। ये कहानी थी, है ना। देखो, सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोब्समीर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके अनुसार गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जो रूस देश था ना, रूस देश ने बोला कि जितने भी राजा महाराजा लोग अपनी अपनी चला रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता से जबरन में टैक्स वसूल रहे हैं, उन सब की बिल्कुल बाट लगा दो, है ना। तो रूस देश ने सख्त नीति अपनाई। जितने भी क्या हो गए, कुलीन लोग हो गए, अपने आप को कुलीन समझ रहे थे, जितने भी पादरी लोग हो गए और अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए, सबको जेल में डाल दिए और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन क्या होता था भैया? गिलोटिन जो था ना, गिलोटिन दो खंबे के बीच लटकाने वाली ऐसी मशीन थी कि अगर आदमी को दो खंबे के बीच में अगर लटका दिए तो उसका सर इतने दर्दनाक तरीके से कलम होता था कि जैसे कि लकड़ी काटते बेसे उसका सर कटता था इंसान का। ये गिलोटिन था, है ना। खतरनाक मशीन थी, ऐसी मशीन थी। एक मशीन तो ऐसी थी भैया कि तुमको बताऊंगा तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इंसान को मारने के तरीके, चेचला कर दिया जाता था, चेचला, दर्दनाक तरीके से। अच्छा बड़ा मटका लिए, तांबे का मटका, उसके अंदर आदमी को भर दिए और ऊपर से पैक कर दिए और जलती हुई अंगार के बीच में उसको रख दिए। वो जिंदा जल रहा है, जिंदा चुड़ रहा है, 6 घंटे में उसकी मौत होती थी। ऐसी दर्दनाक मशीन हुआ करती थी मारने के लिए, खतरनाक बिल्कुल। अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। रोब्सपियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। अब इनने अधिकतम सीमा तय कर दी कि तुम इससे ज्यादा मूल्य पर इसको नहीं बेच सकते। गोश्त एवं किसानों को अपना उत्पादन शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया। किसान लोग को मजबूर कर दी कि भैया तुम्हारा गेहूं भले ही 20 रुपए किलो का, तुम उसको 5 रुपए किलो में बेचो। किसान भी अलग परेशान होकर बेचारे, है ना कि इस प्रकार से। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई महंगा आटा नहीं खाएगा, सब सस्ता आटा खाएंगे, है ना। सब लोग एक जैसा खाना खाएंगे, ये लगा दिया। और बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना आवश्यक कर दिया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई, है ना। तो भैया बंद कर दिया और उनके भवनों को बेरक में दफ्तर बना दिया गया। रोब्सपियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि इससे जनता की तराही मच गई भैया। जनता परेशान हो गई। जनता कैसी होगी? परेशान हो गई। अभी अपन परेशान हो रहा कि नहीं? कहाँ का वो वायरस आ गया। जिसे वायरस ने परेशान कर दी ना अपन लोग को, वैसे ही वहां को जनता ने परेशान कर दी, है ना। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार कर अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब राजा को, रूस ने राजा को उठा करके राजा का ही सर कलम कर दिए। बहुत पावरफुल था रूस भैया, हल्के में मत लेना रूस को। क्या समझ रही हो? अब प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा अथवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कक्षा नौवीं क्लास 9th का रिवीजन टेस्ट, कक्षा नौवीं का रिवीजन टेस्ट सामाजिक विज्ञान विषय कौन सा है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का रिवीजन टेस्ट का प्रश्न 18 का अथवा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कोई 2 पर टिप्पणी लिखिए। पहला है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध का मतलब जो होता है कि पहले का समय क्या था कि कुआं नहीं हुआ करते थे, मोटर पानी नहीं हुआ करता था, तो इंसान लोग साल भर में सिर्फ एक ही फसल उगाते थे, मक्का की, जो कि पानी ऊपर वाला बरसा देता था, है ना। लेकिन अब क्या है कि अब
कई कई तरह की प्रणाली आ गई, तो साल भर खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इसी को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने की सामान्य प्रणाली है। पालमपुर गांव में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15 से 20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। तीसरा टिप्पणी लिखा है यहाँ पे मैंने, कार्यशील पूंजी, है ना। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए जिस उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत्र और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, स्पष्ट करो। ये आपका कहीं गाइड में कहीं नहीं मिला, इसको मैंने खुद बनाया हूं, है ना। और होता क्या दोस्तों, दुख कब होता है कि अपन इतनी मेहनत से बिल्कुल उत्तर तैयार करो और कई सारे यूट्यूबर लोग क्या करते हैं कि मेरे उत्तर को चुरा लेते हैं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर मेरे इस उत्तर को कॉपी करेगा, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया हूं, है ना, तो भैया उस पर मैं केस ठोक दूंगा। क्या ठोक दूंगा? उस पर मैं केस ठोक दूंगा। बिल्कुल कॉपी करने को होना नहीं, बिल्कुल, है ना। आप लोग को बताना अपने चैनल पर, आप खुद मेहनत करके बताइए। पूरा मटेरियल यहाँ पर मेहनत करके मैं तैयार करता हूँ, रात भर जगता हूँ, रात में सो नहीं पा रहा हूँ मैं अभी, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। उत्तर देखो, है ना। उत्तर क्या है इसका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में जितनी भी बातें तथा नियम, कानून और कायदे हैं, उन सभी का उद्देश्य तथा उनका महत्व तथा दर्शन सब कुछ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है। अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। भारत का संविधान उद्देश्य का प्रस्तावना। संविधान क्या बोलता है? हम भारत के लोग। हम का मतलब होता है कि हम सब, हिंदू मुस्लिम सिख चाहे कोई भी हो, लड़ाई कोई नहीं करेंगे, है ना। हम मतलब कि सब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, और उसके आगे बहुत सारा यहाँ पर है ना, लास्ट में आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान से एक बात अवश्य रूप से स्पष्ट हो जाती है कि भारत देश में सभी को बराबरी का अधिकार मिले तथा किसी के भी साथ भेदभाव न किया जाए और देश को समुन्नत बनाने संविधान के उद्देश्य का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है? लोकतंत्र की कोई 5 विशेषताओं को लिखिए। देखो, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी बोलते हैं। प्रजातंत्र मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर राजा को चुन करके स्वयं जनता लेकर के आती है, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। और पहले राजतंत्र होता था। वहां पर राजतंत्र में क्या होता था? प्राचीन समय में राजतंत्र में कोई जनता चुनाव नहीं करती थी, बल्कि राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, है ना। बाप राजा, बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा, इस प्रकार से हरकत होती थी और जनता को परेशान करते थे। तो लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं। लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? उत्तर, लोकतंत्र प्रजातंत्र में राजतंत्र जैसे अनेक दोष होने के बावजूद उनमें अनेक विशेषताएं भी है, जिससे यह राजतंत्र की अपेक्षा बहुत अच्छी विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं निम्न है। पहला, जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली शासन प्रणाली। लोकतंत्र जो होता है वो जनता का व्यक्तित्व बना देता है। अब राजा महाराजा में तुम राजा की बुराई नहीं कर सकते, राजा के बारे में तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, तुमको फांसी में चढ़ा देगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। आपके जितने विचार है आप सब उसको रख सकते हो, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप चाहो तो प्रधानमंत्री की भी नीतियों में कमियां निकाल सकते हो, आपको उसका अधिकार प्राप्त है ना। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। अब ऐसा नहीं किसी को गाली बक दिए, ऐसा नहीं है ना। कुछ भी बोलने का मतलब ये कि आपके साथ यदि कोई अत्याचार हो रहा है, आपको कोई शोषण कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप थाने में उसकी FIR करवा सकते हो और उसको जेल भेज सकते हो। करता है। व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों के बारे में सोचता है, उनमें रुचि लेता है और परस्पर चर्चा करता है। उसमें दूसरा,
दूसरे के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न होती है तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। कार्य करने के स्वतंत्रता के कारण यह व्यक्ति के चरित्र के अनेक गुणों का विकास करता है। अगला है आपका दूसरा, नैतिक विकास में सहायक। शासन की उत्कृष्टता की कसौटी शासन व्यवस्था आर्थिक समृद्धि या न्याय नहीं है, अपितु वह चरित्र है जो नागरिकों में उत्पन्न करता है। अंततोगत्वा शासन भई आकृष्ट है जो अपनी जनता में नैतिकता की सुदृढ़ भावना, ईमानदारी, उद्योग, आत्मनिर्भरता और साहस के गुण पैदा करता है। राजा महाराजा के जमाने में लोग वाग डरपोक हुआ करते थे, किसी के बारे में कुछ बोलने, लेकिन आजकल के लोग साहसी होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपना काम खुद करते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका अगला क्या है आपका? इसका अगला है आपका तीसरा, लोक शिक्षण का सर्वोत्तम साधन। चुनाव के समय मीडिया द्वारा समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। पहले राजा महाराजा कहाँ का पैसा कहाँ ले जा रहा है, कहाँ घपला कर दे रहा पता ही नहीं। राजा यासी कर रहा है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल खा पी रहा, ऐसो राम की जिंदगी जी रहा और जनता लोग बिल्कुल भूखी मर रही। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब राजा रहा, प्रधानमंत्री रहे, विधायक रहा, सबकी पोल खुल जाती है। जो मीडिया होती है, जो न्यूज चैनल होते हैं, सबकी पोल खोल देते हैं, है ना। हम भी मीडिया वाले, मतलब हम यूट्यूब वाले, है ना, हम भी सबकी पोल खोलते हैं। हम लोग ने आपके लिए पेपर बना करके लाया है ना, कि नहीं, ऐसा होता है। चुनाव के समय मीडिया द्वारा समस्या के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है, जिससे शासन की अनेक बातों का ज्ञान हो जाता है। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कामों की जानकारी देते हैं। अरे गई काफी, फट गई बेटा काफी, देखो, तथा उनसे प्रश्न भी करते हैं। इससे जन सामान्य को भी बहुत जानकारी मिलती है। चौथा, लोगों में देशभक्ति उत्पन्न करती है। राजतंत्र में लोगों को यह ज्ञात नहीं होता कि राजा का धन कहाँ से आया, कहाँ को खर्च हुआ, लेकिन लोकतंत्र में उन्हें अनेक जानकारियां मिलती रहती है। सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकना। मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधियों को चुनाव के समय पुनः जनता से वोट मांगना होता है, इसलिए सरकार के कार्यों पर अंकुश लगा रहता है। जो मंत्री मनमानी करते, जनता उन्हें अगले चुनाव में हरा देती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका है। यदि आपको इसी प्रकार हमसे पढ़ना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 9वीं क्लास 9th कक्षा 9वीं के रिवीजन टेस्ट में सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के रिवीजन टेस्ट में आपको नक्शा में बताने के लिए आया है। आपका प्रश्न 21 क्या आया है? भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को अंकित करें, है ना। ये भारत का मानचित्र, देखो ये अपना भारत देश का नक्शा, कितना प्यारा नक्शा है। ऐसा देश है मेरा, ये अपने भारत देश का नक्शा है ना। भारत देश का क्या अपने ये नक्शा है। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। जब भारत देश है अपने बीच में मध्य प्रदेश है, अपन इस मध्य प्रदेश में रहते हैं। सबसे पहले गंगा नदी यहाँ से निकली है और निकलती हुए जे गई और समुद्र में आके मिल गई। ये भारत देश है, भारत देश की इधर पूरा समुंदर ही समुंदर है, पानी है। और ये श्रीलंका, रावण की सोने की लंका, पल में राख कराए, और हनुमान की गदान देखो कैसे शोर मचाए, और है ना। जिधर क्या तुम्हारा अरब सागर है, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, ऊपर कौन है? चीन है। यहाँ पर कौन है तुम्हारा? यहाँ पर तुम्हारा क्या है? बांग्लादेश है ना। यहाँ पर म्यांमार, इस प्रकार से देश है। तो आपको बताना क्या, गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी ये निकली और यहाँ से आके ये गई। अगली नर्मदा नदी, अपना जो मध्य प्रदेश है ना, और मध्य प्रदेश का अपना जो छिंदवाड़ा जिला है ना, अपने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बाजू में है ना। अनूपपुर के आसपास यहाँ पर पड़ता अमरकंटक, है ना। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली और यहाँ पर आकर के समुद्र में आकर के मिली है। सांभर झील यहाँ पर जे है ना, सांभर झील। उसके बाद फिर कृष्णा नदी कहाँ पर आपकी है? कृष्णा नदी आपकी यहाँ से ये निकली है। अगला चिल्का झील कहाँ पर? चिल्का झील यहाँ से ये निकली और बंगाली खाड़ी में आकर के मिली है। ऐसा है।